एक नाव जिस पे एक कैप्टन, उसकी बीवी, बच्चे और 7 क्रू मेंबर्स सवार होकर न्यूयॉर्क से जयोना के सफर पर निकले। पर 5 दिसंबर 1872 को एक और शिप डेल ग्रेशिया जो एसोर से 400 मील के लंबे सफर पर निकली। सफर के दौरान कैप्टन मोरहाउस ने अपनी तरफ बढ़ती एक नाव को देखा, एक ऐसी नाव जिसने उन्हें हैरान करके रख दिया। ये वही नाव थी जिसे अब तक न्यूयॉर्क से जयोना पहुंच जाना था, पर आखिर वो यहाँ क्या कर रही थी। और इसी शिप को आज लोग मैरी सेलेस्ट के नाम से जानते हैं। खैर, इस शिप को अपनी ओर बढ़ता देख कैप्टन मोरहाउस ने सिग्नल भेजा, पर कोई जवाब न आने पर कैप्टन ने कुछ लोगों को उस शिप पर भेजा। पर शिप पर ऐसी शांति थी जैसे एक बड़े शोर से पहले की शांति होती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्हें शिप पर 10 में से एक भी इंसान नहीं दिखा। सब के सब लापता थे। इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि शिप पर किसी तरीके की लड़ाई, खड़े खून खराबे के निशान मौजूद नहीं थे। और यही जन्म लिया मैरी सेलेस्ट के एक ऐसे राज ने जिसने कैप्टन और वहां मौजूद लोगों को परेशानी में डाल दिया। और आखिर वो 10 लोग जिन्हें अपनी मंजिल को पहुंचना था, समुद्र के बीचों बीच गायब कैसे हो गए। ये सब कुछ एक कोई इंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और इसी राज का पर्दाफाश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। मुझे पता है अभी आपके सबके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि क्या ये शिप किसी श्राप से जूझ रही थी, या शिप पर उन 10 लोगों की मौत में से किसी का साया तो नहीं था। पर एक बार को जरा गौर करिए, 10 लोगों का एक साथ शिप से गायब हो जाना कोई पहला हादसा तो नहीं होगा। जरूर इसके गुजरे हुए कल में कोई रहस्य दफन होगा जो आने वाले कल में इसके राज का पर्दाफाश करने वाला था। इस बात को गहरे स्तर से जानने के लिए, इसकी सच्चाई को पूरी तरह से टटोलने के लिए हमें वक्त की सुई को मोड़ कर आना होगा 1861 की दुनिया में, जब इस शिप को बनाया गया था। 100 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी इस शिप को 1861 में कनाडा के स्पेंसर आइलैंड पर बनाया गया था। और तब इस शिप का नाम मैरी सेलेस्ट ना होके अमेज़न हुआ करता था। इन सब की शुरुआत भी तभी हुई थी जब अमेरिकन सिविल वॉर की जंग का आगाज हुआ था। जब से ये शिप बनकर पानी में उतरी थी, तब से समुंदर भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। बहुत सी श्रापित कहानियां भी चर्चे में आ रही थी, और तब से इस शिप को द गोस्ट शिप के नाम से भी लोग जानने लगे। और आज ये घटना द गोस्ट शिप मैरी सेलेस्ट के नाम से लोगों के बीच में छुपी हुई है। दोस्तों, शिप के पहले मालिक रॉबर्ट मैक्लेलन शिप के निर्माण के कुछ ही दिन बाद नोवा स्कॉशिया से लंदन वाले सफर के बीच बीमार हो गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि वो एक स्वस्थ और काबिल कप्तान जाने जाते थे। इतना ही नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। ऐसी कई सारी कहानियां इस शिप पर अंजाम को पहुंच चुकी थी। जैसे कि जॉन पार्कर की कमांड में लंदन को रवाना हुई ये शिप एक फिशिंग डैम से टकराने के बाद रिपेयर होने के लिए ये जिस शिपयार्ड पर गई थी, वो पूरा शिपयार्ड जलकर तबाह हो गया और वो बर्बाद हो गया। हैरानी की बात तो ये थी कि इतने बड़े यार्ड के चलने पर इस शिप को एक आंच तक नहीं आई, और फिर अटलांटिक ओशन को पार करते समय इसने अपने से बड़ी शिप को टक्कर मार दी, और वो शिप हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में डूब गई। इसे कई लोगों ने खरीदने की भी कोशिश की, पर एक एक करके सब कंगाल होते चले गए। फिर कुछ साल खामोशी से गुजरने के बाद 1868 में आया वो दिन जब अमेरिका के जेम्स विंचेस्टर ने अमेज़न शिप को न्यूयॉर्क के ऑक्शन में पूरे $3000 में खरीद लिया। और काफी मरम्मत के बाद जो इसका नाम पड़ा मैरी सेलेस्ट। वेल, क्या बाकी लोग की तरह आपको भी ये लग रहा था कि बस इसका नाम बदल देने से इसकी किस्मत बदलने वाली थी, या इस कश्ती का श्रापित कहानियों से पीछा छूटने वाला था? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसा सोच रखने वाले के हाथ से निकलते निकलते अक्टूबर 1872 में ये शिप हाथ लगी कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के। जी हाँ, वही कैप्टन ब्रिग्स जो 5 दिसंबर 1872 को शिप से गायब थे। 37 ईयर्स के ब्रिग्स कोई आम कैप्टन नहीं थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समुद्री लहरों के बीच ही गुजारी थी, लेकिन उस दिन वो कैसे गायब हो गए कोई नहीं जानता। दोस्तों, बाहरी और ऊपरी नज़ारों से तो ये शिप बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी, लेकिन शिप के निचले हिस्से में 4 फीट तक पानी भरा हुआ था। शिप के 2 प्रेशर नापने वाले पंप्स में से एक टूटा हुआ था,
शिप की लाइफ बोट और रस्सी दोनों ही गायब थी। शिप के क्वार्टर में क्रू मेंबर्स का सारा सामान सही सलामत मौजूद था, पर कैप्टन के रूम में सामान थोड़ा बिखरा हुआ था। जब खोजबीन की गई तो पता चला कैप्टन का नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट और शिप के कागजात दोनों ही गायब थे। दोस्तों, बस यही चीजें अपनी जगह से गायब थीं, यहाँ तक कि 1701 बैरल अल्कोहल कार्गो भी बिल्कुल सही सलामत शिप पर मौजूद था, जो फ्यूल क्लीनिंग और सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला था, न कि इंसानों के पीने के लिए। शिप पर 6 महीने का खाने और पीने का सामान सब कुछ सही सलामत था, लेकिन जब कैप्टन की डायरी मिली, देखा यह गया कि इस पे आखिरी नोट 25 नवंबर 1872 का था और ये शिप 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से रवाना हुई थी। यानी ये तो तय था कि कैप्टन मोरहाउस के दोस्त कैप्टन ब्रिग्स पूरे 10 दिनों से लापता थे। और अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कैप्टन कहाँ थे। एक जिम्मेदार कैप्टन अपनी शिप को तभी छोड़ता है जब उसका शरीर उसकी सांसें छोड़ दे। तो इस कैप्टन ने आखिर शिप को क्यों छोड़ा, या फिर एक होनहार कैप्टन के समेत उनकी बीवी सारा, उनकी बेटी सोफिया ब्रिग्स और 7 क्रू मेंबर्स का एक साथ बिना सबूत गायब हो जाना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। 10 इंसानों के साथ रवाना हुई ये शिप आखिर खाली कैसे मिल सकती है और कैसे ये 10 लोग गायब हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस सवाल का जवाब जानने के लिए कोई उतावला था तो वो था जिब्राल्टर लॉकआउट, जहां कैप्टन डेविड मोरहाउस शिप मैरी को अपने शिप डी ग्रेशिया के साथ लेकर पहुंचे थे ताकि वो लॉ ऑफ सैल्वेज का फायदा उठा सके। लॉ ऑफ सैल्वेज का सिद्धांत ये है कि अगर कोई इंसान किसी शिप की मदद करके उसे सही जगह तक पहुंचा देता है तो उसे बचाए गए सामान के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाता है, और कैप्टन मोरहाउस ने यही काम तो किया। इतनी घटनाओं और श्रापित कहानियों के बावजूद वो शिप को कार्गो समेत किनारे तक ले आए। इसके बाद जिब्राल्टर अथॉरिटी ने शिप को सैल्वेज हियरिंग पूरी होने तक कस्टडी में रख लिया था, और इसी के बाद कैप्टन ब्रिग्स, उनके बीवी बच्चे और लापता क्रू मेंबर्स की ऐसी कहानियां बननी शुरू हो गई जो हकीकत से परे थी। जैसे कि किसी का कहना था कि शिप पर मौजूद लोगों को किसी बड़ी मछली ने खा लिया, कोई ये कह रहा था कि मेंबर्स को एलियन ले गए। लेकिन इन्हीं कहानियों में से कुछ ऐसी कहानियां या फिर थियरीज थी जिन पर यकीन किया जा सकता था, क्योंकि इन बातों ने लोगों के दिमाग पर असर डाल दिया था और लोग इसे सच मानने पर मजबूर हो गए थे। थियरी नंबर 1, जिब्राल्टर थियरी। इस थियरी के मुताबिक जिब्राल्टर की जनरल का कहना था कि हो सकता है कि उस रात सारे क्रू मेंबर्स ने अल्कोहल पीने की कोशिश की हो, वो ड्रंक हो, उन लोगों ने कैप्टन और उनकी फैमिली के ऊपर हमला करके उन्हें मार दिया हो और होश में आने के बाद लाइफ बोट्स लेकर वहां से फरार हो गए हों, क्योंकि शिप पर कुल्हाड़ी चलाने के निशान, कैबिन के जमीनों पर खून के धब्बे और सबसे बड़ी बात, कैप्टन की तलवार खून से रंगी हुई थी। जनरल की इस थ्योरी से शिप पर मिले 9 बैरल्स के खाली होने वाली बात तो समझ आ रही थी, लेकिन जब तक ये थ्योरी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती, उससे पहले साइंटिफिक टेस्ट ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। अब इसके बाद जब शिप मैरी सेलेस्टे को 3 महीने बाद कस्टडी से बाहर निकाला गया तो कैप्टन मोरहाउस को 1 करोड़ रुपए का सैल्वेज दिया गया। लेकिन हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये रकम शिप की कीमत से पूरे 6 गुना कम थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों जिब्राल्टर लॉकआउट को लॉ सैल्वेज के मुताबिक पैसे नहीं मिले? और इसी सवाल का जवाब है हमारा थियरी नंबर 2, द सैल्वेज थियरी। एक तरफ जिब्राल्टर लॉ कोर्ट में हर इंसान क्रू मेंबर्स को कातिल समझ बैठा था, और दूसरी तरफ हर जगह ये अफवाह हो चुकी थी कि कैप्टन मोरहाउस ने सैल्वेज की लालच में पहले तो अपने दोस्तों को दोस्ती का हवाला देकर समुद्र के बीचों बीच रुकवाया और मिलने के बहाने से शिप पर गए। उसके बाद मौका देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया और मारकर पानी में फेंक दिया। साथ ही लाइफ बोट्स को भी पानी में फेंक दिया ताकि सबको ऐसा लगे कि इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को मारा है, और बचने वाला लाइफ बोट को लेकर भाग गया। पर यह बात उड़ते उड़ते जिब्राल्टर लॉ कोर्ट तक पहुंच गई और इसके बिना पे कैप्टन मोरहाउस को जानबूझकर कम सैल्वेज दिया गया। लेकिन ये बात कहां तक सच थी ये कोई साबित नहीं कर पाया। और तब आ गई थियरी नंबर 3, इंश्योरेंस मनी एंड क्रिश्चियनिटी। इस थियरी में कुछ लोगों ने अफवाह ये उड़ाई थी
कि ये सब खेल किसी और का नहीं बल्कि कैप्टन मोरहाउस और उनके दोस्त कैप्टन ब्रिग्स का ही बनाया हुआ था, ताकि वो इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसे को आपस में बांट सकें। लेकिन बाकी थियरीज की तरफ ये भी सही साबित नहीं हुई, क्योंकि शिप तो अब भी जेम्स विंचेस्टर के नाम ही थी। इसके बाद कैप्टन ब्रिग्स का रुझान क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोगों का ये भी मानना था कि शिप पर मौजूद उनकी बीवी, बच्चे और क्रू मेंबर्स की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद कैप्टन ब्रिग्स थे, जिन्होंने धर्म के भावनाओं में बहकर अपने करीब तरीन लोगों की भेंट चढ़ा दी और अंत में खुद को भी मार लिया। पर सबूत की कमियों की वजह से इस थ्योरी को भी सच नहीं माना गया। पर दोस्तों, जिस थ्योरी पर लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया था, उसे सच मानना शुरू कर दिया था, वो थी थ्योरी नंबर 4, एक्सप्लोजन। थ्योरी के मुताबिक मैरी सेलेस्टे किसी समुद्री तूफान या किसी वाटर टोर्नाडो से टकरा गई होगी, जिसके कारण पहले तो उन 9 बैरल्स में से अल्कोहल लीक होने लगा होगा और दूसरी तरफ शिप में निचले हिस्से में पानी भर गया होगा, जिसके बाद पानी के प्रेशर और उससे जमा होने वाले कचरे से जो प्रेशर बना होगा, उससे शिप का एक पंप टूट गया होगा। अल्कोहल के लीक होने की वजह से शिप के उस हिस्से में धुआं उठा होगा और शिप के एक्सप्लोड हो जाने के डर से कैप्टन शिप पर सब सामान छोड़ के फैमिली के साथ क्रू मेंबर्स को इस खतरे से बचाने के लिए लाइफ बोट से भाग गए होंगे, बिना इसकी परवाह किए बगैर कि वो छोटी सी नाव उस समुंदर में चावल में कंकड़ के बराबर होती है। दोस्तों, सुनने में ये आपको एक कहानी ही लग रही होगी, लेकिन इस छोटे से नाव पे बचने की उम्मीद की कोई किरण कैप्टन को नजर नहीं आई होगी। तभी तो उन्होंने ये जोखिम भरा फैसला लिया होगा और शिप पर ब्लास्ट से तो बचना सबके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। फॉरेंसिक रिसर्चर एनी मैकग्रेगर की रिपोर्ट भी बिल्कुल थ्योरी 4 जैसी ही थी, लेकिन उनका कहना इस थ्योरी से थोड़ा हटके था। ओशन डाटा और शिप पर उस डायरी में लिखी डिटेल्स के मुताबिक कैप्टन ब्रिग्स सही रास्ते पर नहीं थे और इससे पता चलता है कि उनके नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट बिगड़े हुए थे। कैप्टन अपने रास्ते से 120 माइल्स वेस्ट में भटक चुके थे, जिसकी वजह से आगे आने वाले रास्तों में उन्हें समुद्री तूफान, खराब वेदर का सामना करना पड़ा और इस वजह से शिप का पंप फूटा। उसमें लगभग 4 फीट तक पानी भरा। फिर शिप में पानी भरने के डर से कैप्टन ने शिप को छोड़ दिया और लाइफ बोट से कहीं और निकल गए। दोस्तों, सारी थ्योरीज में से लोगों को ये 2 थ्योरी सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगी, जिस पर लोगों ने भरोसा किया। मैरी सेलेस्ट जैसे ही वापस न्यूयॉर्क पहुंची तो लोग इस शिप से डर कर दूर भागने लगे, और भागते भी क्यों ना, इस शिप पर इतने लोगों के खून का रहस्य जो छिपा था। जिसने भी हिम्मत करके वापस इसे खरीदा, उसने कुछ अरसे में ही इसे जल्दी से लॉस में ही बेच दिया और आखिर में 1879 में जब मैरी सेलेस्ट सेंट हेलेना बे पर पहुंची, तब इसकी श्रापित कहानियों की किताब नहीं रुकी और आइलैंड पर पहुंचते ही शिप के कैप्टन की मौत हो गई। अब वक्त था मैरी सेलेस्ट के ख़त्म होने का, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दोस्तों, 6 साल बाद जो हुआ उसने तो मैरी सेलेस्ट को दुनिया की नज़रों में सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। दरअसल हुआ कुछ ये कि आखिर में कैप्टन जॉन पार्कर ने पैसे कमाने के लालच में इस शिप को खरीदा, जिसमें उन्होंने $30,000 के वर्थलेस कार्गो को इंश्योर करवाया और उसे मैरी सेलेस्ट में भरकर हैती नाम की जगह पर ले जाकर आग लगाकर जला दिया और आखिर में 1861 से पानी में हो रहे इस श्राप को पानी की गहराइयों में ही दफन कर दिया। वैसे इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन ने इस बात का पता तो लगा लिया था, जिसकी वजह से कैप्टन पार्कर पर केस चला, लेकिन वो बच गए। पर मैरी सेलेस्ट ने उसे खरीदने वालों को मौत के मुंह में हमेशा ढकेला था, तो वो इन्हें ऐसे जिंदा कैसे छोड़ देती। तो दोस्तों, इस वाकये के बस 3 महीने बाद गरीबी से कैप्टन की मौत हो गई और एक साथी पागल होकर घूमने लगा और तीसरे ने अपने ही हाथों से खुद को मार लिया। पर आज भी ये मिस्ट्री लोगों के रोंगटे खड़ी कर देती है, लेकिन इसका सही जवाब कोई नहीं दे सकता। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा इस शिप के साथ? क्यों उसने एक एक करके उससे जुड़े हर एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही होश उड़ा देने वाले रहस्यों भरी कहानियों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।